हेलो दोस्तों, जानकारी चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा कि आरएस वाले को, आरएस जिसके पास खतियान है, उनको कौन कौन से दस्तावेज को व्यवस्था कर लेनी चाहिए, क्योंकि ये जो सर्वे होगा वह सरकार का आदेश है कि यह सर्वे जो है पुराना पेपर यानी पुराना खतियान के आधार पर करने जा रही है। अब देखना यह है कि सरकार ऐसा निर्णय क्यों लिया और इससे क्या फ़ायदा होने वाला है, और साथ में आरएस वाले को जो है क्या क्या परेशानी हो सकती है, और उन्हीं के लिए यह वीडियो बना है कि आरएस वाले को कौन कौन से पेपर का व्यवस्था कर लेनी चाहिए और वह व्यवस्था कहाँ कहाँ से पेपर निकालना चाहिए, पेपर निकालने का क्या क्या व्यवस्था है, क्या क्या तरीका से पेपर निकल सकता है, वह पेपर कहाँ कहाँ मिल सकता है। तो इसी के संबंध में हम यह वीडियो लाए हैं, क्योंकि बहुत सारे व्यूअर का कमेंट था, सर खतियान तो खुला हुआ है लेकिन मेरे पास जो है कोई दस्तावेज नहीं है, हम कहाँ से निकालें और सर्वे मेरे नाम से कैसे होगा। आरएस खतियान खुल गया है और मेरे पास इसके आधार कोई मिल नहीं रहा है, तो हम कहाँ से ढूंढें। तो इसीलिए हम यह वीडियो बनाए हैं, और यह वीडियो को आप ध्यानपूर्वक सुनिएगा तो आपको सारी जानकारी मिल जाएगी कि आपको कहाँ कहाँ से पेपर की तलाश लेना है, और सीएस के आधार पर जो सरकार सर्वे करा रही है उससे आरएस वाले को क्या क्या परेशानियों की सामना करना पड़ सकता है। तो इसके बारे में हम चर्चा करेंगे, आप लोगों को बहुत ही विस्तार से बताने जा रहे हैं। तो यदि वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। हम आपके लिए इसी प्रकार का वीडियो बनाते रहेंगे ताकि आपका कुछ ना कुछ फ़ायदा होते रहे। सब्सक्राइब कर लीजिएगा तो आपका नोटिफिकेशन चला जाएगा। तो आइए हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि सरकार ने ऐसा निर्णय क्यों लिया कि सीएस के ही आधार पर जो है सर्वे कराना चाहिए। तो हम सर्वप्रथम देख लेते हैं, जो सीएस जो खतियान बना था, जो पुराना खतियान होगा, जो आपके बाबा परबाबा के नाम से होगा, वह बना था 1885 बिहार काश्तकारी अधिनियम 1885 के धारा 101 से लेके 125 तक के नियमावली के अनुसार। 101 में खानापुरी, खाता खेसरा, 102, 103 ऐसे करके जो है नियमावली है, इसके तहत जो है खतियान बना प्रकाशन किया गया था। उस समय क्या था, उस समय ब्रिटिश गवर्नमेंट का शासन चल रहा था, और ब्रिटिश गवर्नमेंट ने भारत के जितने भी रैयत था उसको एक अधिकार देने जा रहा था। वो अधिकार था कि जो भी रैयत खेत जोत आबाद कर रहा था, उस समय जो भी रैयत खेत जोत आबाद करते हुए जो है सो कब्जा में जिस रैयत के पास जो ज़मीन कब्जा में था और जो जोत आबाद कर रहा था और जो ज़मींदार को लगान दे रहा था, उस सभी के नाम से खाता खोल दिया। ब्रिटिश गवर्नमेंट का एक नियम लागू हुआ, यह बिहार काश्तकारी अधिनियम, जो बिहार, बंगाल, यूपी, उड़ीसा ये सारे में लागू हुआ था। तो खाता खोल दिया, जो भी रैयत उस समय जो है खेत जोत आबाद कर रहा था उनके नाम से खाता खोल दिया, और उनको यह अधिकार दे दिया गया कि अब जो है रैयत यह ज़मीन जो है सेल कर सकता है, यानी बेच भी सकता है, यह अधिकार दे दिया गया। अब जो है बिना वजह जो है ज़मींदार उसको ज़मीन से नहीं हटा सकता था, क्योंकि 1885 के पहले जो था, जो ऐसा नियम था कि ज़मींदार तो जाता था खेत जोतने के लिए, और यदि नहीं उसका समय पर लगान दिया करता था तो क्या करता था, ज़मींदार लोग जो है उसको हटा के किसी दूसरे को देता, तीसरे को, यानी कोई अधिकार उस समय 1885 से पहले रैयत को नहीं था। जो भी रैयत खेत जोत आबाद कर रहा था उसके पास नहीं था, लेकिन ज़मींदार के पास पूरा अधिकार था। ज़मींदार को यह अधिकार था क्योंकि ज़मींदार जो है ना, वो अंग्रेज़ से ही पूरे बंदोबस्ती करा रखा था ज़मीन का। एक एक ज़मींदार के पास 1000 एकड़, 5000 एकड़, 10,000 एकड़ ज़मीन था। तो जब ब्रिटिश शासन जो भारत में लागू हुआ, तभी वो जो ज़मीन पर भी अधिकार कर लिया ब्रिटिश गवर्नमेंट, और ब्रिटिश गवर्नमेंट ने देखा कि ज़मीन से भू राजस्व बहुत ज़्यादा से ज़्यादा वसूला जाएगा, इसीलिए उन्होंने क्या किया, भू राजस्व व्यवस्था के तहत बोर्ड बनाया, उनके तहत यह बिहार काश्तकारी अधिनियम लाया, और उसमें इसलिए उसका मुख्य उद्देश्य था कि अधिक से अधिक हम लगान वसूलें। तो वह क्या किया, जो गणमान्य होते थे गाँव में, अपने पंचायत में, आपके गाँव में या पंचायत में जो गणमान्य, जो बुद्धिजीवी वर्ग होते, जो पैसा वाले होते थे, खासकर जो उसका भाषा समझ जाए, जो इंग्लिश बोलते थे तो उसका भाषा, उन लोगों के साथ क्या किया, बंदोबस्ती कर दिया कि ये लीजिए 25 गांव, 30 गांव, 40 मौजे, 50 मौजे या 100 मौजे, ये आपके नाम से बंदोबस्ती हो गई, और आपने इसको इतना
एक साल में 5,000, 10,000 या 50,000 रुपया पे करना, क्योंकि उस समय जो है पैसे का बहुत ही, ज़मीन का उतना कीमत नहीं था जितना की कीमत उसमें से उपजने वाले फसल को होता था, उससे कई गुना सस्ता ज़मीन था। तो ज़मीन वैसे ही बहुत सस्ता रेट पर बंदोबस्ती कर देता था, और ज़मींदार लोग भी बंदोबस्ती करा लिया। अब वो ज़मींदार लोग जो बंदोबस्ती करा लेता था, ज़मींदार को भी लगान देना होता था ना, क्योंकि ज़मींदार को भी लगान देना होता था। किसको? ब्रिटिश गवर्नमेंट को। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट को लगाना, तो ज़मींदार क्या करता था कि गांव के जो भी रैयत गरीब वगैरह होते थे, जो भी रैयत होते थे, जो खेती करते थे, उनको क्या बोलते थे कि हमें खेत बटाई पर देना है या फिर तुम ले लो, इतना लगान दो। तो उनको दे दिया करता था और खेती करवाता था, और जो है सो रैयत से जो है लगान लेके, अब मान लीजिए रैयत से लिया 5 रुपया, ज़मींदार को उसमें 2 रुपया दिया। इस प्रकार से वो व्यवस्था था। यानी व्यवस्था था कि ज़मींदार जो देता था 100 रुपया में, 100 रुपया यदि होता था तो उसमें से नियम था ज़मींदार का 100 रुपया वसूल के दीजिएगा। तो ज़मींदार जो अंग्रेज जो नियम बनाया था, 11 रुपया ज़मींदार लेता था, 11 रुपया, और 89 रुपया जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट लिया करता था। तो लेकिन इसमें बहुत सारा घपला वसूलता था। मान लीजिए 5,000, लेकिन वो हिसाब जो देता था ब्रिटिश गवर्नमेंट का, वो देता था मात्र 2,000 का, 1,000 का। इस प्रकार अंग्रेज भी ज़मींदार से परेशान था, क्योंकि वो बीच में ही घपला, बिचौलिया जो बोला था, बीच में ही घपला कर देता था। इसीलिए यह व्यवस्था लाया ब्रिटिश गवर्नमेंट में कि नहीं, अब जो है डायरेक्ट हम रैयत को जो है सो ज़मीन दे देते हैं। इससे यह भी पता चल जाएगा कितनी भूमि सिंचित, क्योंकि लगान जो होता था वह सिंचित भूमि पर भी अंग्रेज ही लेता था। जिस भूमि को जोत आबाद होता था उसी भूमि पर वो अंग्रेज जो है सो ज़मींदार से लगान होता है। ज़मींदार भी वही भूमि को देता था। बाकी बात जो जिस पर नॉट कल्टीवेबल, जिस पर कृषि नहीं होता था, जिसे आप गैरमजरूआ बोलते हैं, उसका लगान जो ज़मींदार जो है सो नहीं देता था अंग्रेज को, और ना ही अंग्रेज ज़मींदार से लेता था। तो इसमें क्या कर देता था ज़मींदार लोग कि बहुत सारे ज़मीन में खेती हो रहा था, लेकिन वह ज़मींदार क्या करता था कि अब 10 एकड़ 20 एकड़ ज़मीन है, 50 एकड़ ज़मीन है, तो 50 एकड़ में यदि खेती हो रहा है तो वो हिसाब करता था 20 एकड़ में खेती हो रहा है। बीच वाला जितना भी ज़मीन था सबको बचा रहता था, खेती हो रहा। तो अंग्रेज ही बहुत परेशान हुआ, और इसके बाद जो है सो ये बिहार काश्तकारी अधिनियम लिया और सर्वे कराया कि अब हम सर्वे करके देखेंगे कि वास्तविक रूप से कि कुल रकबा कितना है, और कुल रकबा में कितना उपजा हो रहा है और कितना का नहीं उपजा हो रहा है, कितना कमर्शियल लैंड है, कितना जो है सो नहीं उपजा वाला है। तो हमको उपजा वाला से ज़्यादा फायदा होगा। तो उन्होंने सर्वे कराया, और सर्वे में यह ध्यान रखा गया जो रैयत उस समय जब सर्वे करने आया 1885 नियमावली के तहत, 1892 से सर्वे जो है चालू हो गया बहुत से जो है सो मौजे में, बहुत से ज़िला में। तो उस समय जो भी रैयत जोत आबाद कर रहा था उन सभी के नाम से खतियान बना दिया गया। और कोई बटाई कर रहा था ज़मींदार से तो उसमें लिखा बटाई निस। आप पुराना जो खतियान निकालिएगा तो उसमें देखिए बटाई निस। कोई ज़मींदार से बंदोबस्ती के द्वारा प्राप्त था तो उसमें उसको पूर्ण रूप से जो है सो अधिकारी दे दिया गया उसमें खतियान बना के। तो उस समय CS खतियान वाला, और जो है CS खतियान बनने के बाद क्या हुआ, सभी रैयत के नाम से जिन जिन रैयत जो जोत रहा था उनके नाम से क्या हुआ, लगान निर्धारण किया गया। ये लगान कौन निर्धारण किया? ये लगान जो निर्धारण किया लगनी रजिस्टर लग गया, ये ज़मींदार लगान दिया। लेकिन ज़मींदार को भी एक पावर दिया गया कि यदि कोई भी रैयत, मान लीजिए ज़मींदार के पास एक पावर था, बिहार काश्तकारी अधिनियम 1885 धारा 124 125 में यह प्रावधान था, यदि कोई भी रैयत आपको लगान नहीं देता है तो उसको बेदखली बाद आप कर सकते हैं। यानी कि उसका ज़मीन जो है आप नीलामी करवा सकते हैं, उसका ज़मीन जो है सो आप ले सकते हैं, या तो समर्पण कर देता था। तो इससे ये भी था कि जब तक लगान ज़मींदार को आप दीजिएगा तभी तक वो ज़मीन आपके रहेगा, लगान देना बंद करिएगा वह ज़मीन आपका नहीं रहेगा। ठीक यही व्यवस्था ज़मींदार और अंग्रेज के भी पास था। जैसे ही मान लीजिए जो बंदोबस्ती 10 साल या 5 साल का होता था और वो टूटता था, सूर्यास्त का नियम अपनाया जाता था ज़मींदारों के साथ, सूर्यास्त के, कि अगर एक साल या 2 साल का समय होता था, उस समय रात्रि से पहले, सूर्यास्त से पहले यदि जमा नहीं किया ज़मींदार लोग तो उसका ज़मींदारी जाती थी, उसका जो है ज़मींदारी छीन जाती थी। फिर वही गांव के उसी मौजे के दूसरे लोग जो है सो वह ठिका ले लेता था कि आपने समय पर लगान नहीं जमा किया, इसीलिए आपका ज़मींदारी जो है नष्ट हो रही है, यानी ख़त्म हो रही है। ठीक वही व्यवस्था जो है जो रैयत के साथ था। खतियान तो बना दिया गया, अधिकार तो दे दिया गया कि नहीं अब आप ज़मीन बेच सकते हैं, ज़मीन जो है खरीद बिक्री कर सकते हैं, बेच सकते हैं किसी के
हाथ है, ये अधिकार दिया गया। लेकिन साथ में ये भी ज़मींदार के पास पावर था, यदि आप ज़मींदार को लगान नहीं चुका पाते हैं तो ज़मींदार का वो ज़मीन जो है सो हो जाती, ज़मींदार या तो नीलामी करवा लेता था या तो आप खुद जाके कितना भी रहिए समर्पण कर देता कि हमें नहीं जोतना है, हमारे उपजा। क्योंकि पहले क्या था कि वर्तमान में ज़मीन का वैल्यू है, पहले कोई वैल्यू नहीं था। आप देखिएगा आपका पूर्वज के द्वारा जो ज़मीन किसी को वैसी ही दे दिया गया, कोई खिला पिला देता था तो वैसी ही दे दिया जाता था, क्योंकि उस समय वैल्यू नहीं था और ना ही उपजा होता था, बारिश भी नहीं होता था, बारिश भी खाद्य पदार्थ का उतना जो है सो व्यवस्था था नहीं, खाद जो है खाद का ना ही पानी होता था समय, ना सिंचाई का व्यवस्था, जिसके कारण उपजा नहीं होता था। तो वो ज़मींदार को लगान कहाँ से दे, तो बेचारा वैसे ही परेशान हो जाता था। उस व्यवस्था में खतियान तो बन गया, लेकिन कितना रैयत क्या क्या उस समय इस व्यवस्था के तहत ज़मीन बेच दिया। कितना रैयत का क्या हुआ कि नीलामी हो गया। अब ज़मींदार को जो है सो आप नहीं दे रहे हैं लगान, नहीं ज़मीन छोड़ रहे हैं, तो ज़मींदार उस समय नीलामी करवा देता था। नीलामी जब हो जाती थी तो दूसरे के नाम से बंदोबस्त कर देता था। अब कितना रैयत क्या किया कि जब लगान ज़्यादा हो जाए, लगान देता था अनाज के रूप में, जिसे भावली कहते हैं, अनाज के रूप में अनाज देता था बांट के, तो अनाज के, लेकिन उपजा नहीं हुई, आप रखे हुए हैं कि साल में जो 5 मन देंगे 10 मन देंगे, आप नहीं दे पाए, तो अब क्या करिएगा। वैसी ज़मींदारी शासन था, लोग थर थर काँप रहे थे कि ज़मींदार का लगान नहीं दे रहा है, जमेरा मारेगा पीटेगा। तो उस अवस्था में ज़मींदार लोग के रैयत लोग क्या करता था, या तो ज़मीन छोड़ के भाग जाता था। अब ज़मीन छोड़ के मान लीजिए भाग गया, लेकिन खतियान में तो आप ही का नाम था, तो ज़मींदार उस ज़मीन को क्या करेगा भाई, या तो खुद का रैयत से जोतवाएगा, या तो नहीं तो किसी को बंदोबस्त कर देगा एक सादा हुक्मनामा से कि भैया ये ज़मीन जो है ये खाता खसरा का ज़मीन है, ये आप जोतिए और हमको इतना लगान दीजिए। तो ज़मीन जिसको बंदोबस्त किया उसका हो गया। अब आप छोड़ के भाग गए, वापस बोल रहे हैं कि ये मेरा होगा, तो ये नहीं हो सकता है, क्योंकि ये पावर था कि जब तक आप लगान दीजिएगा तभी तक ज़मीन। कितना रैयत क्या करता था, जाता था कि अब हमसे नहीं होगा ये ज़मीन, आप वापस ले लीजिए, तो गाली मान लीजिए मारपीट करके ज़मींदार छोड़ देता था, वो ज़मीन लेके किसी और को बंदोबस्त। लेकिन खतियान में तो नहीं अप टू डेट कर सकता था, खतियान में तो बंदोबस्त कर देता था। तो ज़मींदार का भी पावर था कि वो ज़मीन को किसी को बंदोबस्त कर देता था। और लगान उसी पर लगाया गया जो जोताबाद का लगनी रजिस्टर वर्तमान में जो रजिस्टर 2 कहते हैं, उस पर उन सभी रैयत का नाम अंकित किया गया जो रैयत के नाम से, मान लीजिए जो है जो रैयत के नाम से जो है खतियान बना था, उन्हीं का नाम अंकित किया गया, उन्हीं पर लगान तय किए गए। लेकिन उस बीच में तो देखें कि जो लगनी रजिस्टर में भी अप टू डेट लगनी रजिस्टर में हुआ, यानी कि रजिस्टर 2 में हुआ, ना कि खतियान में हुआ। उसमें देखा गया कि बहुत सारे रैयत जो है ज़मीन बेचा तो विक्रय पत्र के आधार पर जो खरीदा उसका दाखिल खारिज कर दिया गया उसके जमाबंदी से। बहुत सारे रैयत का नीलामी हो गया, तो नीलामी पत्र के आधार पर उसका दाखिल खारिज, जिसके नाम से नीलामी हो वो करेगा, जिसके नाम से अब बंदोबस्ती कर दिया गया ज़मींदार द्वारा वो देगा लगान। यह सिलसिलावार ढंग से चलता रहा जब भारत था आज़ाद हुई, लेकिन इसमें एक कंडीशन है कि आप जिसके पास भी बंदोबस्ती पत्र होगा वो 1/1/1946 से पहले का वैलिड माना जाएगा, बाद का नहीं वैलिड माना है। क्योंकि 46 में लगभग ही जो सरकार जो अपना गठन हो रहा था उसी समय यह फैसला लिया गया था कि नहीं, जो भी रैयत है, जो भी ज़मींदार लोग हैं, वो बहुत सारे अधिशेष ज़मीन जो है सो रखे हुआ था। तो उसका एक कानून आने वाला था कि ज़मींदारी जाने वाली थी, भूमि सुधार अधिनियम 1950 आने वाला था, तो उसके साथ ज़मींदार जाने वाली थी। तो ज़मींदार लोग क्या करता था कि अपने रॉ रिलेशन या फिर वगैरह वगैरह जितना भी रैयत उसका होता था जो गरीब, उसके ही नाम से अपना बंदोबस्त जो है सो करना चालू कर दिया था। इसी वजह से माना गया कि 1/1/1946 से पहले तक सूचना ही नहीं थी। तो इससे पहले जो सही तरीक़ा से चला, कोई छल कपट भी ज़मीन में नहीं की, क्योंकि ज़मीन का उतना महत्व ही नहीं था, तो छल कपट काहे करता कि कोई किसी का ज़मीन उस समय नहीं लिया करता था। उस समय जो है कोई किसी का ज़मीन नहीं, उल्टा दे ही देता था, उल्टा जो है दे ही देता था ज़मीन। अभी वर्तमान में वैलिड हो गया, इसीलिए छल कपट हो रहा है। तो सरकार जो मानी है कि 1/1/1946 के पहले के यदि आपके पास बंदोबस्ती पत्र है तो ही वह वैलिड माना जाएगा। वही बंदोबस्ती पत्र 2 प्रकार का, एक तो रजिस्टर होगा तो वो ऑटोमेटिक ही वैलिड है। अगर अनरजिस्टर मान लीजिए आप दिखा रहे हैं तो आपको रिटर्न साथ में दिखाना होगा, ध्यान लीजिए। यदि अनरजिस्टर है बंदोबस्ती पत्र, सादा हुक्मनामा अनरजिस्टर है, तो आपको रिटर्न भी दिखाना होगा।
होगा। तो जब भारत आज़ाद हुई तब देखा गया कि भैया अब इसको जो है सर्वे कराया जाए। उस सर्वे का नाम था रिविजनल। रिविजनल सर्वे का मतलब रिवीजन करना, रिवीजन। जिसका ज़मीन CS खतियान में था, CS खतियानधारी का नाम था, उसी का ज़मीन इसमें चढ़ाना था। लेकिन उसमें मान लीजिए जो CS खतियानधारी का नाम में था और उन्होंने ज़मीन जिसके हाथ बेच दिया तो उसका नाम चढ़ेगा, क्योंकि उन्होंने अपना खोल दिया। ठीक, जिसकी ज़मीन नीलामी हो गई तो जो नीलाम पत्र जो है सो जिसको मिला उसका नाम चढ़ाना था। और साथ में जिसके नाम से ज़मींदार द्वारा बंदोबस्ती किया गया 1/1/1946 से पहले का, उसका नाम चढ़ाना था। तो किसी न किसी आधार पर रिविजनल खतियान खोलना था उसको। तो रिविजनल खतियान जब चालू हुआ तो उसमें ज़मीन का भी उस समय महत्व बढ़ गया। लोग छल कपट करने लगे, बिना कोई कागज़ का भी जो है रिविजनल खाता खोला लिया, जबकि ऐसा तो रूल नहीं था कि बिना कागज़ का आप खाता खोला लीजिए। कोई ना कोई पेपर दीजिए, या तो आपके पास केवाला है, CS वाला बेचा है तो केवाला दिखा के आप सर्वे करा सकते हैं, या तो अगर नीलामी पत्र है तो नीलामी पत्र दिखा के आप सर्वे करा सकते हैं, या तो ज़मींदार द्वारा यदि बंदोबस्त किया गया है तो बंदोबस्ती पत्र द्वारा आप सर्वे करा सकते हैं। लेकिन ऐसा हुआ, बहुत सारे ऐसा बात नहीं है रिविजनल खतियान जो 100 के 100% गलत है, जी नहीं। उसमें क्या हुआ कि करीब 60 से 70% तो खाता सही खुला, लेकिन उसमें 30 से 40% जो है खाता जो है गड़बड़ रूप से खोल दिया गया, बिना कोई आधार किसी का खाता जो है सो खोल दिया। अब वही वर्तमान में झगड़ा चल रहा है। आप कोर्ट में मामला देखिएगा, जो CS खतियान किसी और के, RS खतियान किसी और, दोनों में विवाद चल रहा है। 30 साल 40 साल तक जो है सो मुकदमा चल रहा है। इससे सरकार जो है परेशान हो गई, सरकार को भी परेशानी, आए दिन विवाद हो रहा है। इसी सब के कारण यह सर्वे लाया। लास्ट में सर्वे में जो देखा गया कि ये तो ज्यों के त्यों झगड़ा हो जाएगा, फिर हम रिविजनल पर करेंगे, फिर वही झगड़ा रहेगा, फिर कोर्ट में मामला जाएगा। तो इससे बेटर काहे नहीं जो CS था उसी के आधार मानकर हम खाता खोल रहे हैं, उसी के आधार मानकर जो है हम खाता खोल देते हैं। तो CS वाले जैसे ही आपके नाम से मान लीजिए रिविजनल खोला होगा तो कोई ना कोई आधार तो होगा आपका पूर्वज दिए हुए, केवाला दिया होगा, क्या बंदोबस्ती पत्र दिया होगा, या नीलामी पत्र दिया होगा, कोई ना कोई दिया होगा तभी खुला। और नहीं वैसे आपका पूर्वज तेज होगा तो वैसे ही करवा लिया होगा, तो वो अनवैलिड कहलाएगा। अब देखना है तो CS वाले को तो अब कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि CS वाले डायरेक्ट दावा कर सकता है कि ये पुराना जो है मेरा है, तो ये ज़मीन मेरा है। अब बचाव तो आपको करना है ना, कि भैया CS वाले का नीलामी हो चुका है, या CS वाले का जो बंदोबस्ती हो चुका है, या फिर CS वाले ने बेच दिया, यह केवाला है। यदि आप मान लीजिए CS वाले दावा कर रहा है, यदि आप पुराना केवाला दिखाते हैं तो CS वाले का दावा खारिज हो जाएगा। यदि आप नीलामी पत्र दिखाते हैं तो CS वाले का दावा खारिज, यदि बंदोबस्ती पत्र दिखाते हैं तो CS वाले का दावा, यदि आप रिटर्न भी दिखाते हैं, सबसे महत्वपूर्ण रिटर्न माना जाएगा, रिटर्न भी दिखाते हैं तो CS वाले का दावा खाला। अब देखना है जो RS वाले का परेशानी हो रहा है, क्योंकि कितना % RS वाले के पास दस्तावेज होगा, बहुत वाले कम होगा, किसी का करवाया भी होगा मान लीजिए नीलामी पत्र द्वारा या फिर केवाला द्वारा, तो कई बार खरीद बिक्री हो तो परेशानी तो उसके साथ होगा ही होगा। सरकार इसलिए यह फैसला लिया गया क्योंकि अभी वर्तमान में जो आप कोर्ट जाइएगा, कोर्ट में भी जाइएगा, अगर RS वाले कोर्ट जाता है, ये सर मेरा ज़मीन अभी आप सर्वे कर देगा CS के नाम से, और आप RS वाले का नहीं अगर होता है, RS वाले यदि कोर्ट भी जाता है, कोर्ट में यही पूछा जाएगा जो RS जो खतियान खुला, जो आप किस आधार पर खुलवाए थे, आप आधार दिखाइए। तो आपको तो आधार वहाँ भी दिखाना होगा ना कि किस आधार पर हम RS वाला खतियान खोले थे। तो आपका भी भूमिका, तो कोर्ट तो ये नहीं कहेगा कि सरकार के पास रिकॉर्ड नहीं है, आप कहिएगा सरकार के पास रिकॉर्ड नहीं है, कोर्ट तो ये नहीं मानेगा। कोर्ट यही मानेगा कि आप अपना पेपर दिखाइए, तब आपके नाम से वह जो है CS का खतियान का अनवैलिड करार दिया जाए। अभी आप विवाद देख रहे हैं CS और RS का होता है, तो कोर्ट में भी बड़ी लंबा पेंडिंग होता है मुकदमा, लेकिन उनसे भी यही पूछा जाता है जो RS जो खतियान खुलवाए वो किस आधार पर खुलवाए, क्या आपके पास सेल्ड था, या फिर बंदोबस्त किया गया था, या फिर नीलामी पत्र था, या फिर रिटर्न है, कुछ पेपर दिखाइए, नहीं तो यह जो है खाता अनवैलिड करार दिया जाएगा। और लगता है कि टाइम ही लगता है कोर्ट में, यही कारण परेशान है। तो सरकार ने यह फैसला इसलिए लिया कि कोर्ट में भी जाएगा तो यही पूछेगा कि RS वाले जो किस आधार पर आपका खाता होगा। इससे हम शुरू से ही जो सर्वे कराएंगे उसी में हम उसको पूछ लेते हैं जो आपने जो खाता खुलवाया वो किस आधार पर खाता खुलवाए, तो आपके पास पेपर क्या क्या होना चाहिए और कहाँ से निकलेगा, अब इसके बारे में हम विस्तार रूप से बताते हैं। मान लीजिए RS वाले पर आप खाता खुला लिए, वर्तमान में सर्वे आएगा, CS वाले दावा कर दिया, तो आपसे पूछा जाएगा
कि आप जो खाता खुलवाए उसका आधार दीजिए। तो आपको आधार क्या क्या पहले देना है, पहले ये सोच लिए। आधार में या तो आपका पूर्वज खरीदे होगा तो आप जो है सो केवाला दिखा सकते हैं पुराना। यदि आपके पूर्वज के नाम से नीलामी होगी, नीलामी पत्र जो है सो मिला होगा तो नीलामी पत्र दिखा सकते हैं। या फिर जो है सो बंदोबस्त किया होगा जमींदार, बंदोबस्ती पत्र दिखा सकते हैं, साथ में रिटर्न भी दिखा सकते हैं। तो रिटर्न, बंदोबस्ती पत्र, नीलामी पत्र और केवाला, ये 4 जो डॉक्यूमेंट है ना, ये डॉक्यूमेंट से आप सीएस वाले का दावा खारिज कर सकते हैं। अब ये 4 डॉक्यूमेंट निकलेगा कहाँ से, क्या आपके पास है? तो आप ढूंढने का प्रयास कीजिएगा। प्रथम प्रयास कीजिएगा। मान लीजिए रिविजनल खतियान है, ध्यान रखिएगा ज़मीन आपके हाथ से चला जाएगा। यदि नहीं समझ में आए दोबारा सुनिए, ज़मीन आपके नाम से चला जा सकता है, क्योंकि सीएस वाले ज़रूर दावा करेंगे और ये 100% है जो दावा करेंगे। तो पहला क्या कीजिएगा, जो आपके पास आरएस खतियान होगा वो लेके और जिला अभिलेखागार में जाइएगा। बता रहे हैं, जैसे जिला अभिलेखागार में जाइएगा और वहाँ एक फॉर्म लीजिएगा, इन्फॉर्मेशन फॉर्म। ठीक है, इन्फॉर्मेशन फॉर्म आप जैसे ही लीजिएगा, इन्फॉर्मेशन फॉर्म लेके जो है सो उस पर लिखिएगा जो ये जो आरएस बना 10 रुपये का स्टिकर भी, यदि आपसे सक्षम ना हो, मान लीजिए आप जो है सक्षम नहीं है लिखने में, तो आप वहाँ मुंशी लोग रहते हैं, उनको बोलिएगा जो आरएस जो खाता खुला वह किस आधार पर खुला, सर इसका आधार निकालना है। तो जिला अभिलेखागार में आप जैसे ही जाइएगा, जिला अभिलेखागार में, तो वहाँ आधार के लिए आप मुंशी को बोलिएगा कि सर इसका जो आधार निकालना है। तो मुंशी लोग क्या करता है, वो लिख लेता है और जाके उसमें आधार देखता है। तो मान लीजिए कि 100 में से 70% उम्मीद रखिए जो उसमें आधार आपका मिल जाएगा। जो किस आधार पर खाता खुला, केवाला के आधार पर खुला हुआ तो केवाला नंबर लिखा होगा, नीलामी पत्र के तरह नीलामी पत्र नंबर लिखा, बंदोबस्ती पत्र तो बंदोबस्ती पत्र साथ में रिटर्न का नंबर, वहाँ से नंबर मिल जाता है। तो आपको आसानी से आप यह प्रूफ वो लिख के देगा कि इस आधार पर खाता खुला, तो वो भी आप यदि प्रूफ दे देते हैं तो आपका जो है सर्वे जो है हो जाएगा। और साथ में यदि केवाला नंबर लिख के दिए तो केवाला तो आसानी से आप रजिस्ट्री ऑफिस से निकलवा सकते हैं। नीलामी पत्र भी आप कोर्ट से, किस कोर्ट में नीलाम हुआ, आपकी सिविल कोर्ट में नीलाम हो गया या फिर जो है कलेक्टर के यहाँ नीलाम हुआ था, तो वहाँ से भी आप नंबर निकाल सकते हैं जब जो वहाँ से देगा। तो दूसरी बात, यदि मान लीजिए वहाँ से कोई नहीं आपको मिलता है, तब कहाँ, तब आप सर्वप्रथम कीजिएगा, आप अपने अंचल से ढूंढना। अंचल में जाइएगा, वहाँ रिटर्न के बारे में पूछेगा, सर रिटर्न हमको निकालना है, रिटर्न जो है सो है आपके पास, तो उसके लिए भी आपको चिरकुट फाइल कीजिएगा। इन्फॉर्मेशन फॉर्म लेके 10 रुपये का स्टिकर उसमें आप लिख दीजिएगा, फन्ना फन्ना ज़मीन का फन्ना नाम से जो है खाता खुला हुआ था, तो इसका रिटर्न निकालना है। तो वहाँ से भी आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। तीसरा इन्फॉर्मेशन, जो रजिस्टर 2 जो अभी अपलोड किया गया है नेट पर, वहाँ भी आप आधार देख सकते हैं, पुराना रजिस्टर 2 का, जो किस आधार पे जो है रजिस्टर 2 कायम किया गया है। वहाँ भी अगर आपसे नहीं होता, साइबर कैफ वाले के पास जाइएगा और उस साइबर कैफ वाले को बोलिए रजिस्टर 2 थोड़ा निकालिए, तो पूरा गाँव का मिला जुला के अपलोड कर दिया जिस मौजे का। तो वहाँ का जाइए या खुद मोबाइल से चेक कीजिए या फिर जाइए और वहाँ देखिए तो किस आधार पर रजिस्टर 2 बना हुआ है। क्यों रजिस्टर 2 जो पुराना 54-55 में बना, तो उसमें भी अंकित होगा। तो वहाँ से भी आप इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं जो भैया आरएस जो खतियान वाला वो किस आधार पर बना। तो ये सभी पैतरा हुए हैं। और नेट पर जो है बहुत सारे डॉक्यूमेंट भी अपलोड किया जा रहा है, जैसे माने रिटर्न भी अपलोड किया जा रहा है, बहुत सारे जिला, बहुत सारे मौजे का रिटर्न अपलोड। तो रिटर्न जो मिल जाता है तो सबसे महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट वही है रिटर्न यदि दिखा देते हैं तो सीएस वाले का दावा खारिज आसानी से हो जाएगा। आप बंदोबस्ती पत्र भी कई जिला का अपलोड किया गया है, तो आप सर्च करते रहिए और सर्वे तक देखिए, सबका सरकार ने दिया है। जो भी डॉक्यूमेंट है ना, जिला अभिलेखागार, कलेक्टरेट या फिर अंचल में सभी डॉक्यूमेंट को आदेश दे दिया है कि आप अपलोड करिए ताकि रैयत को सहूलियत मिले। तो आप भी अपने तरफ से प्रयास नहीं छोड़िए, आप अपनी तरफ से प्रयास कीजिए। सरकार अपनी तरफ से प्रयास कर रही है जो हम डॉक्यूमेंट लोड करें। और इस सर्वे में मान लीजिए जो आप कोई भी आधार नहीं है, कोई भी आधार नहीं दिखा रहे, बिना आधार ही किसी का ज़मीन का आपने खाता खुला लिया, तो ये कहीं ना कहीं गलत है। और तब तो आपको सीएस वाले जब दावा करेगा तो सीएस के नाम से खाता, तब आप कोर्ट में भी जाइएगा ना, तो कोर्ट भी यही पूछेगा कि आपने किस आधार पर खाता खोला, आपके नाम से किस आधार पर, आप आधार दिखाए। बिना ही आधार आपके पूर्वज ने 13 तारीख था किसी का ज़मीन ले लिया, ये कहीं ना कहीं गलत है। ठीक है, तो सरकार सभी डॉक्यूमेंट भी अपलोड कर रहा है, माने रिटर्न भी अपलोड कर रहा है और नीलामी पत्र भी अपलोड करने जा रही है, बंदोबस्ती पत्र भी अपलोड करने जा रही है, सारा डॉक्यूमेंट अपलोड कर। आप भी अपने तरफ से आपका भी कुछ जो है सो
वो होना चाहिए, क्योंकि ज़मीन आप जोत रहे हैं तो आपके पास भी तो डॉक्यूमेंट होना चाहिए ना कि भैया सरकारें भर से हैं, जो सरकारें हमको देगी तब होगी। ज़मीन आप जोत रहे हैं तो आपका भी कुछ दायित्व बनता है कि हम भी कुछ प्रयास करें, कुछ डॉक्यूमेंट जो है अपने जो दियाद होगा, गोतिया होगा, उनसे भी पूछ सकते हैं भैया ये खाता खोला आपने, जो पूर्वज होगा आपके उनसे भी पूछ सकते हैं वो किस आधार पर उस समय खुलवाए थे। तो उन सब से भी आपका नॉलेज आ जाएगा कि नहीं इस समय जो है से इस आधार पर मेरा पूर्वज के नाम से खाता होगा, केवला लिया था खतियान। तो ढूंढने का अभी से ही आप प्रयास कर लीजिए। क्या क्या ढूंढना है, जाना है सर्वप्रथम पहले तो घर में ही ढूंढ लेना है अपने दियाद गोतिया से। नहीं उससे मिले तो आपको जिला अभिलेखागार जाना है, RS खतियान लेके वहाँ देखना है कि किस आधार पर खाता। वहाँ पे आपको 75% मान लीजिए वो आधार मिल ही जाएगा, वहाँ पे लिखा ही रहता है कि इस आधार पे खोला गया। उसको क्या करिएगा, वो जो आधार लिख के देगा उसको सर्टिफाइड करा लीजिए, सर्टिफाइड कॉपी ले लीजिएगा। तब बोलिएगा एक चिरकुट पर देगा, इसके बाद कहिएगा कि इसको सर्टिफाइड करके दो। वो जो आधार दो वो भी आपको वैलिड माना जाएगा। और कई सारे रिविजनल जो है खतियान जो है, कई सारे जो खाता खोला गया उसमें तो दफ़ा 6, दफ़ा 7 वाला, दफ़ा 6 और दफ़ा 8 वाला भी डिग्री देखिएगा ढूंढ के वहाँ मिल जाता है जिला अभिलेखागार में। तो आपके पास ये पेपर रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि CS वाले 99% मान लीजिए दावा करेगा ही करेगा, क्योंकि उस समय भी कहा गया था रिविजनल खतिया में भी कि इसी आधार पर खाता खोलने के लिए, लेकिन उसमें कुछ % लोगों ने बहुत ही अनुचित तरीक़ा से खाता खुलवा गया था। तो आज से ही आप पेपर ढूंढना चालू कर दीजिए। क्या क्या ढूंढना है, जिला अभिलेखागार में जाइए, रिटर्न ढूंढने का प्रयास कीजिए, बंदोबस्ती पत्र ढूंढने का प्रयास कीजिए, नीलामी पत्र ढूंढने का प्रयास कीजिए और केवाला ढूंढने का प्रयास कीजिए। वो आप कहाँ कहाँ ढूंढिएगा, आप जिला अभिलेखागार में ढूंढने का प्रयास कीजिए, आप जो है अंचल में ढूंढने का प्रयास कीजिए, या फिर जिला में कलेक्ट्रेट तो वहाँ भी मिल जाएगा, या फिर नेट से भी बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स मिल जाए। ऐसा नहीं है कि यदि आपका उचित ज़मीन है तो CS वाले को दे देगा। वो CS वाले इसके करने से पहले उनके भी जो सर्वे कर्मी आएंगे उनके भी पास बहुत सारे डॉक्यूमेंट होंगे और उनसे भी मिलान किया जाएगा। जो ये खाता खोला वो किस आधार पर खोला, उनके भी पात्र बहुत सारे पेपर होंगे और उस आधार पर ही निर्णय लिया जाएगा। ऐसा नहीं है जो डायरेक्ट कर दिया जाएगा। आप जब अपनी बात रखिएगा कि नहीं सर मुझे इस द्वारा, जब अपनी बात रखते हैं तो उस पर भी विचार किया जाएगा और जो डॉक्यूमेंट का वो ढूंढने का भी उनके भी पास जो भी डॉक्यूमेंट मिलान किया जाएगा। लेकिन आपका भी फ़र्ज बनता है, समय है अभी सर्वे हो रहा है, आप ढूंढने का प्रयास कीजिएगा। क्या क्या ढूंढने का, एक रिटर्न जमाबंदी, बंदोबस्ती पत्र, नीलामी पत्र या फिर केवाला, ये 3-4 चीज़ें होंगे जिसके बदौलत आप दावा खारिज, CS वाले का दावा खारिज कर सकते हैं। ठीक है, तो अब देखना है मान लीजिए यदि CS वाले का नाम से खाता खुल जाएगा तो कोर्ट में जाइएगा। कोर्ट में क्या आप दावा करिएगा, कोर्ट में भी दावा करिएगा कि सर उसके नाम से खाता खोल दिया। तो कोर्ट वाले भी यही पूछा जाएगा आपसे कि आप जो रिविजनल खतियान जो खुलवाए थे आप किस आधार पर खुलवाए। तो वहाँ भी आपका दावा पैसे खर्चा करने से कोई ज़्यादा मतलब निकलने। हाँ, एक होता है लिमिटेशन एक्ट 1963 के अनुसार जो है सो दावा किया जाता है 12 साल का। तो वो जो आप वो अगर सोच के दावा कीजिए मैं इतना दिन से कब्जा में हूँ ज़मीन मेरा, तो उसमें प्रतिकूल और अनुकूल कब्जा का हिस्सा आता है। तो अनुकूल कब्जा, प्रतिकूल कब्जा नहीं माना जाएगा आपका, क्योंकि आप डॉक्यूमेंट दिखा रहे हैं। डॉक्यूमेंट के आधार पर आप दावा नहीं कर सकते। वो उस ज़मीन पर दावा किया जा सकता है, प्रतिकूल कब्जा माना जाएगा जिस ज़मीन का कोई भी पेपर नहीं हो, तब यह लिमिटेशन एक्ट लगेगा। और आप डॉक्यूमेंट भी दिखाइएगा तो वो प्रतिकूल, वह जो है प्रतिकूल कब्जा नहीं माना जाएगा, वह अनुकूल कब्जा के दायरे में होगा। तब उसका जो है पेपर का ही डिसाइड, जो है टाइटल का डिसाइड पेपर से किया जाता है। तो आपको जो है सो घर बैठने से कुछ नहीं होगा, आप कोशिश कीजिए ताकि मैं डॉक्यूमेंट ढूंढ सके। और हम आपके लिए इसी प्रकार का नॉलेजेबल जो है वीडियो जो भी अप टू डेट होगा वो लाते रहेंगे। इसीलिए आप चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और शेयर कर जरूर कीजिएगा। और किसी भी प्रकार की यदि आपको क्वेश्चन पूछना है तो आप कमेंट में कीजिए, हम कोशिश करेंगे जो वीडियो बना के जो है उसका जो है जवाब अवश्य दें। तो जानकारी कैसी लगी आप ज़रूर जो है सो कमेंट लिखिएगा। धन्यवाद।